हेलो एंड वेलकम बैक टू PYQpedia। हम लोग रिवीजन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे 17 BPSC की जो प्रीलिम्स होने वाली है उसके लिए। और इस कड़ी में ये हम लोगों का 31वां लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने 30 लेक्चर किए हैं, जिसमें हम लोगों ने 56 टू 59 BPSC के क्वेश्चन किए हैं, 60 टू 62 BPSC के क्वेश्चन किए हैं, 63rd BPSC के किए हैं, 64th BPSC, 65th BPSC, 66th में 2 बार हुई थी एग्जामिनेशन, दोनों के पेपर किए हैं। 67th में एक एग्ज़ाम कैंसिल हुई थी, उसके भी किए थे। और 66th 7th के वैसे जो री एग्ज़ाम हुई थी उसको भी किए हैं। 68th के भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। तो अभी तक हम लोगों ने इतने पेपर सॉल्व किए हैं। और अब जो है सो हम लोग तो ये लगभग 1500 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक सॉल्व किए हैं। और अब जो है हम लोग लास्ट पेपर जो हुई थी 69 BPSC की वो सॉल्व करने वाले हैं। तो जो लोग नए हैं ना, उनको मेरा सजेशन है, मैं हर दिन ये सजेशन आप लोगों को देता हूँ, आप सुनते नहीं हैं, कि 1 से 30 तक की वीडियो आप पहले देखें। बिकॉज इससे बेनिफिट क्या होगा ना, कि तभी तो आपको पता चलेगा कि इतना पढ़ने के बाद क्या हमें 69 BPSC में कोई फ़ायदा मिला या नहीं मिला। हालांकि 69 BPSC में पैटर्न पूरी चेंज हो गई थी, है ना। तो 68 67 के बाद पैटर्न चेंज होना शुरू हुआ था, तो 69th में पैटर्न बहुत चेंज हो गई थी। फिर भी क्वेश्चंस तो सिमिलर टाइप से पूछते हैं और रिपीट तो करते ही हैं, जैसे बिहार स्पेशल वगैरह, करेंट अफेयर्स में भी जैसे मान लीजिए कि रिसेंट टाइम में क्या रिलेवेंट है वो तो पूछते ही हैं, ठीक है ना। तो ये आपको हो गई। इसके बाद इसमें एक चीज़ और याद रखेंगे कि आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे। सो विदाउट नोट्स जो है पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि PDF आप कितना भी जमा कर लो वो रिवीजन भी नहीं होता है। अगर आप 31 मान लीजिए कि अगर ये 31-32 लेक्चर है, हर में 100 PDF 100 पेज है, 100 स्लाइड है। तो अगर 100 स्लाइड्स हैं तो 100 स्लाइड्स का मतलब आपका 3000 स्लाइड्स हो गए। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि 3000 स्लाइड्स को आप देखोगे। बट अगर आप नोट्स बनाते तो शायद 30 से 35 पेज में आपके बन जाते, वो आप रिवीजन भी कर पाएंगे, ठीक है। तो ये है। और तो इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन कुछ मिलनी हो या कुछ नई चीज़ें हो, क्वेश्चंस हो। एक और चीज़ है कि कुछ डाटा जैसे मान लीजिए चेंज हो गया या कहीं पे कुछ एरर हो गया है, तो आप लोग पिंड मैसेज भी देखा करें। पहला जो मैसेज है कि अगर पिंड हुआ है तो इसका मतलब कि कुछ चेंज करने हैं, या आप लोगों को कहीं पर लगता है कि कुछ चेंज करनी है, कोई आंसर में, कोई डाटा में, कुछ फैक्ट में, क्योंकि वो चेंज होती रहती है ग्रेजुअली, है ना। हम लोग जब बना रहे हैं उस समय, और करेंट अफेयर्स ये हमेशा चेंज होता रहता है। तो उस केस में आप हम मुझे बता देंगे तो हम उसको पिंड में डाल देंगे, सो दैट बाकी लोगों को भी फायदा होगा और आप भी देखेंगे कि पिंड में कोई है कि नहीं कुछ भी, ठीक। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो पूरी कंप्लीट आपकी पैकेज हो जाएगी, ठीक है। तो 31वां लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी। अगर 5G नेटवर्क से क्या क्या चीज़ें हो सकती है। सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग और नेटवर्क स्लाइसिंग। सो नेटवर्क स्लाइसिंग क्या होता है कि बहुत सारे वर्चुअल जो नेटवर्क होते हैं ना, उसको क्रिएशन को बोलते हैं नेटवर्क स्लाइसिंग, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि नेटवर्क रिसोर्स की मैनेजिंग बहुत आसानी से हो जाती है, ठीक है ना। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या हो जाएगा कि सारी चीज़ें आपको, जैसे व्हीकल है, बिल्डिंग है, डिवाइस, स्मार्ट डिवाइस है, ये सब जो है सो सेंसर से हैं और सब जो है सो कनेक्टेड है। सो दैट्स द इंटरनेट ऑफ थिंग। एज कंप्यूटिंग हो जाता है क्या कि जो डाटा होती है ना आपके, जो क्लोजर टू द सोर्स, जैसे मान लीजिए कि डाटा जितनी भी होती है ना, वो आपको डाटा हैंडलिंग जो लोकली जो परफॉर्म्ड होती है, जैसे मान लीजिए आपके बगल की जो डिवाइस है उससे जो है सो आप अगर शेयर कर रहे हो, तो दीज थिंग्स कम्स अंडर द एज कंप्यूटिंग। तो तीनों के तीनों आपको 5G से बेनिफिट मिलेगी। आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है आपके कुछ साइंस के ही क्वेश्चन। स्पेस मिशन दी हुई है और किस ग्रह से रिलेटेड है ये पूछ रहा है। तो ये आपको कैसिनी हुजेंस है, वो सैटर्न एंड इट्स रिंग्स से है। जूनो जो है ये जुपिटर के लिए है। आर्टेमिस जो है सो ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मून टू मार्स है। और ये वेरिटास जो है ये वेनस के लिए है ना। वेनस की जो इंटीरियर सरफेस है उसको देखने के लिए है। तो आसान सा क्वेश्चन था, अगर एक दो भी पता होता तो आप इसको सॉल्व कर पाते। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कुछ क्लॉथ दिए हुए हैं और उसकी ओरिजिन कहाँ हुई है, वो आपसे किस चीज़ से हुई है वो पूछ रहा है। तो ये पूछ रहा है कि जो मोहर को, तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए होंगे तो आप उसमें मैंने आपको मोहर बताया था, मोहर, वो आपको मोहाना और मोहर बताया था कि अंगोरा गोट से होती है। तो ये अगर आपने पढ़ा होता तो आपको ये क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाता। तो सी का आपको 4 हो गया, सी का 4 एक ही है, क्वेश्चन बन जाता है ना। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूरी है ना। और क्वायर जो है ये आपको कोकोनट प्लांट से मिलता है। लिनेन जो है ये फ्लैक्स प्लांट से होता है। और डॉन जो है सो फीदर ऑफ जो बत्तख और गीज के पंख होते हैं वहाँ से ये मिलते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि टेनियासिस जो है, टेनियासिस
ये आपको आंतों का संक्रमण है, इंटेस्टिनल इन्फेक्शन है कॉज्ड बाई 3 स्पेसीज ऑफ टेपवर्म। टेपवर्म से होता है। एक कौन सा है? टेनिया सोलियम, टेनिया सैगिनाटा और टेनिया एशियाटिका। ये 3 से होता है। पहला तो ये है। दूसरा है कि व्हेन सिस्ट डेवलप इन द ब्रेन, ब्रेन में जब सिस्ट विकसित हो जाता है, द कंडीशन इज रेफर्ड टू एज अ न्यूरोसिस्टिसेरोसिस। तो सिस्ट डेवलप होने पे ब्रेन में हो रहा है तो न्यूरोसिस्टिसेरोसिस तो बोल ही सकते हैं। तो अगर आप ऐसे बात करेंगे, दोनों के दोनों सही है। जो टेनियासिस जो है वो इंटेस्टाइन की इन्फेक्शन है जो आपको टेपवर्म से होती है। 3 टेपवर्म है, टेनिया सोलियम, टेनिया सैगिनाटा और टेनिया एसिस्टिका। और जब सिस्ट ब्रेन में डेवलप हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, ये आपको, और अच्छा सिस्ट डेवलप ब्रेन में होता है। ये आपको किस कारण से होता है पता है? ये होता है टेनिया सोलियम के कारण। टेनिया सोलियम के कारण ब्रेन में सिस्ट डेवलप हो जाता है, उसको बोलते हैं न्यूरोसिस्टिसेरोसिस। तो दोनों के दोनों सही है। कंप्यूटर की लैंग्वेज इसमें कौन कौन है? आसान सा क्वेश्चन है। कोबरा जो है सो हाई लेवल लैंग्वेज है। पाइथन ये भी हाई लेवल लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग के लिए। जावा भी लैंग्वेज है, जावा तो आपको पता ही होगा, है ना। और स्क्वेरल भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे सी है वैसे तरह स्क्वेरल भी है। तो ये चारों के चारों आपके कंप्यूटर लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीटी? चैट जीपीटी में जीपीटी क्या है? तो जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर ये आपको है, ठीक है, जीपीटी, चैट जीपीटी में। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द टेस्ट ऑफ टंग? ये मैंने आपको टंग के टेस्ट बता दिया था एक दिन, ये भी क्लास हमने किया था, उसमें हमने आपको बताया था कि टंग में कहाँ कहाँ कौन कौन सा टेस्ट होता है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि स्वीट, बिटर, साल्टी, उमामी, ठीक है, और खट्टा। ये आपको 5 मैंने आपको बताया था कि 5 जो है सो आपकी ये आपको है। तो नॉट अगर पूछ रहा है तो 4 और 7, स्पाइसी और पंगेंट कोई तीखा, है ना। सो मसालेदार और तीखा ये कोई टेस्ट जीभ में नहीं होता है, 5 ही होता है। सो स्पाइसी और पंगेंट जो है ये आपको पेन रिसेप्टर है, ये सेंसेशन है। क्या है? सेंसेशन। माउथ में जो सेंसेशन होता है वो होता है। ये कौन से रिसेप्टर के कारण होता है? TRPV1, ठीक है ना। इसमें आपको कैप्सिकन रहता है, जो कैप्सिशियन है ना, जो चिल्ली पेपर्स में होते हैं ना, वो आपको रहता है, ठीक है ना। तो ये आपको बर्निंग सेंसेशन देती है। ये टेस्ट नहीं है, मतलब स्पाइसी और पंजेंट जो है सो टेस्ट नहीं है, ये सेंसेशन है, ठीक है ना। तो ये 5 ही होते हैं, इसमें हमने डिस्कस किया हुआ है पहले। अगला हमारा क्वेश्चन है, इसमें कुछ कुछ चीज़ें दिया हुआ है कि एनोरेक्सिया क्या होती है, इंसोमेनिया क्या होता है, डिस्पनिया क्या होता है, एंसोमिया क्या होता है। तो कम से कम इंसोमेनिया तो आपने सुना होगा कि स्लीपिंग डिजॉर्डर जो होता है कि आप सो नहीं पाते हो, डिफिकल्टी फॉलिंग स्लीप, ठीक है ना, बहुत जल्दी उठ जाते हो, फिर जल्दी नींद नहीं आती है, तो उसको बोलते हैं इंसोमेनिया, ठीक है। तो स्लीप डिजॉर्डर होती है इंसोमेनिया। तो कौन सा करेक्ट मैच है? तो इंसोमेनिया ईटिंग डिजॉर्डर तो नहीं है, ठीक है ना। ईटिंग डिजॉर्डर को ये बोलते हैं एनोरेक्सिया। मतलब इसमें क्या होता है, आपको वेट गेन हो जाएगा, इसलिए आप क्या करते हो, भूखे रह जाते हो और एक्सेसिव वेटिंग लॉस हो जाता है। आपको ऐसा डर रहता है, थोड़ा भी खाते हो तो आपको लगता है कि नहीं ये खाएंगे तो वेट बढ़ जाएगा, तो उसको बोलते हैं एनोरेक्सिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और डिस्पनिया जो होती है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। एंसोमिया होती है लॉस ऑफ स्मेल। ये कोविड के समय बहुत न्यूज में चला था एंसोमिया, ठीक है ना। और इसमें अगर पार्शियल होती है तो उसको बोलती है, पार्शियल अगर स्मेल लॉस होती है तो उसको बोलते हैं हाइपोस्मिया। ये भी बहुत चले था न्यूज में। और पूरी तरह हो जाते हैं तो आपको एंसोमिया, ठीक है, एनोस्मिया, ठीक है ना, एनोस्मिया, ठीक है। समझ में आ गया? होप समझ में आ गया होगा। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सा करेक्टली मैच है? तो ये आपका 3 और 4। अगला है कि इन द यूनिवर्स पल्सर क्या होते हैं? ये भी हम लोगों ने किए हुए हैं पल्सर्स। तो पल्सर्स जो होंगे वो आपको हाईली मैग्नेटाइज रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार है, ठीक है ना। सो रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स को हम लोग बोलते हैं पल्सर, ठीक है। इतना याद, सुपरनोवा एक्सप्लोजन वगैरह से रिलेटेड है, इतना याद रखिए आप। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैब ग्रोन डायमंड्स व्हाट इज यूज्ड एज अ डायमंड सीड?
लैब ग्रोन जो डायमंड होती है उसमें क्या यूज होता है, ये आपसे पूछ रहा है। वाइट सफ़ेद नीलम यूज होता है, मोइसाइनाइट होता है, या ग्रेफाइट होती है। तो जो लैब ग्रोन डायमंड होती है उसमें यूज होती है ग्रेफाइट। यहाँ पे टेम्परेचर डाल के 3000 केल्विन की टेम्परेचर, 1,25,000 प्रेशर, एटमॉस्फेयर की प्रेशर डाल करके, और कुछ क्रोमियम, आयरन और प्लैटिनम मिला करके और बनाते हैं, आपको लैब ग्रोन डायमंड बनती है। देखिए ये जो मोइसाइनाइट है ये भी एक जेमस्टोन होती है, ठीक है ना, और इसको भी डायमंड की तरह यूज करते हैं। जैसे आप देखते हैं ना बहुत सारी जो कॉमर्शियल डायमंड्स मिलती हैं, ठीक है ना, ये वाइट सफ़ायर है, ये भी आपको डायमंड की तरह यूज करते हैं। क्यूबिक जिरकोनिया है, ये भी आपको सिमिलर अपीयरेंस में है। बट लैब ग्रोन डायमंड जो होगा वो ग्रेफाइट को आपको इन क्रोमियम, आयरन, प्लेटिनम वगैरह की कैटालिसिस में आपको हाई टेम्परेचर प्रेशर पे बनाई जाती है। फाइबर, बुलेट प्रूफ जैकेट में कौन सी फाइबर यूज होती है? नाइलॉन, टेरिलीन, ट्विड, केबलर। तो केबलर जो है सो यूज होती है। ये हाई स्ट्रेंथ सिंथेटिक फाइबर है जो बैलिस्टिक प्रोटेक्शन से के लिए बचाई हुई है कि गोली वोली लगने में आपको ठीक रहे, कुछ दिक्कत ना हो, है ना। और ट्विड जो है ये ट्विड जो है सो ये वुल से होती है, वुल से आती है। ये फाइबर जो है सो वुल से आती है, इसमें तो कुछ होगा नहीं। और टेरिलीन जो है सो एक टाइप के पॉलिस्टर फाइबर है। नाइलॉन आपको पता ही है सिंथेटिक फाइबर है, मतलब रोप्स वगैरह, क्लॉथ वगैरह बनाते हैं इससे। सो केबलर इज द आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि HMX क्या है, ये पूछा हुआ है पहले भी। HMX जो होते हैं, HDX पूछा है, HDR पूछा हुआ है, शायद HDX पूछा हुआ है। HMX जो होता है वो होता है हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव होती है। क्या होती है? हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, ठीक है। सो आंसर हो गया ओनली 1। टेस्ला की ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पिछले में, ठीक है ना। टेस्ला ने जो ह्यूमनॉइड रोबोट किया था लॉन्च, उसका नाम क्या था? ऑप्टिमस। ये हम लोग का पढ़ा हुआ है, पहले भी पूछ चुका है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मनहट्टा प्रोजेक्ट, ये न्यूज में था। मनहट्टा प्रोजेक्ट जो है सो क्या था? रिसर्च एंड डेवलपमेंट अंडरटेकिंग दैट प्रोड्यूस फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन बनाने का प्रोजेक्ट जो था वो आपको वर्ल्ड वार द्वितीय के समय में एटॉमिक बम बना था, उसको बोलते हैं मनहट्टन प्रोजेक्ट। ये आपको यूएसए ने टॉप सीक्रेट से ये किया था, तो ये आपको बहुत न्यूज में रहा था मनहट्टन प्रोजेक्ट, तो ये भी आपको आसान था। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण द्वारा, कनकेव मिरर द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? अगर कैसी होगी, मतलब ये पूछ रहा है कि जो 6 कंडीशन है कि उसमें बोल रहा है कि इमेज ऐसा बन रहा है तो हम वस्तु को कहाँ रखेंगे तो ऐसी इमेज बनेगी ना। अगर मान लीजिए वस्तु को कहाँ रखेंगे तो ऐसी इमेज बनेगी, ये होती है सेंटर, ये होती है फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। तो वस्तु को कहाँ रखेंगे? यहाँ रखे कि यहाँ रखे कि यहाँ रखे? तो प्लेस ऑफ वस्तु का पूछ रहा है, तो ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ अगर यहाँ रखेंगे ना तो ये आपको सेम बराबर में होना है अगर, तो ये होता है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर रखेंगे तो यहाँ पे अगर वस्तु रखेंगे, ये वस्तु अगर है तो यहाँ से आपको ये बन करके सेम डिस्टेंस के, जितना ये डिस्टेंस है उतनी ही बड़ा आपको इमेज बनेगा। बस आपको वास्तविक भी बनेगा, इधर बनेगा तो वास्तविक बनेगा, एंड रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और सेम साइज़ का बनेगा अगर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वस्तु को रखते हैं। तो देखिए डिफरेंट सिचुएशन होती है कि वस्तु की स्थिति के अनुसार से आपकी इमेज बनती है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर तो देख लिया, तो 6 स्थिति है। जब आप फोकस पे रखोगे तो क्या होगा, है ना, फोकस पे रखोगे तो क्या होगा, फिर फोकस वस्तु जो है सो आप सेंटर ऑफ फोकस के बीच में रखोगे तो क्या होगा। सो दीज आर द फ्यू केसेज, बट हमें अगर सेम साइज़ का चाहिए तो हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखना पड़ेगा। फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो डिवाइस होती है, आसान सा क्वेश्चन है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस टाइप के भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन सॉल्वेंट इज नोन एज, क्या कहते हैं उसको? कह रहा है कि आपसे पूछ रहा है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, है ना, अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन आपको सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन उसको क्या बोलते हैं?
क्या कंपोजिशन ऑफ सॉलिड बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड बोलते हैं, ये बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना। सॉल्यूशन में क्या क्या होता है, सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों होता है। ठीक है ना। जो सॉलिड वो होता है जो डिजॉल्व हो जाता है, और सॉल्वेंट जो होता है वो जो डिजॉल्व कर लेता है। तो अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट पर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कितने सॉल्वेंट में कितनी आपको सॉल्यूट है, तो वो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की हो जाएगा। हाउ डू कोविड वैक्सीन स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स, कैसे कोविड टीकाएं जो है प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाएं को किस तरह उत्तेजित करते, इम्यून रिस्पॉन्स को कैसे बढ़ा देते थे। बाय इंट्रोड्यूसिंग लाइव अटेन्यूएटेड SARS-CoV-2 वैक्सीन, बाय इंट्रोड्यूसिंग रियल वायरस को दे देंगे, नहीं। बाय इंट्रोड्यूसिंग ए हार्मलेस पीस ऑफ सार्क वायरस, नहीं। बाय इंट्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज को दे करके, नहीं। तो ये है बाय इंट्रोड्यूसिंग लाइव अटेन्यूएटेड, ठीक है ना, जीवित छीन वायरस, उसकी थोड़ा पावर कम करके ये बनाए थे SARS-CoV-2 वायरस। और SARS-CoV-2 वायरस जो है सो 2 वायरस WHO ने रिकमेंड किया था, वो एक mRNA वैक्सीन और वेक्टर वैक्सीन। लाइव एटेन्यूएटेड पैथोजन को जो है सो आपके शरीर के अंदर दिया जाता है। ठीक है, तो उससे आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाती है। ये सब पढ़ा हुआ है हम लोगों का। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉल्टेड वाटर तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी, है ना। सॉल्टेड वाटर देखे 3 इडियट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी। और जहाँ भी अगर हम बात करें कि ऑरेंज जूस भी होगा या लेमन जूस भी होगा, ये सब जितने भी है ना, इसमें भी सॉल्ट होते हैं, एसिड्स होते हैं, तो ये सब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो बैड कंडक्टर इसमें से कोई भी नहीं है। द DNA डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो किसने डिस्कवर किया है, ये क्वेश्चन भी हमने किया है कि जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक्स ने ये आपको किया है। ठीक है ना। और जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने आपको इनको नोबेल प्राइज भी 1943 में मिला था DNA डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के लिए। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने प्रीवियस ईयर में किया है। जॉर्ज मेंडल जो है ये आपको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं इनको। पी प्लांट्स पे ये इन्होंने किया था, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ये पी प्लांट्स के इनहेरिटेंस पैटर्न पे वर्क किया था। ठीक है ना। देन रोजलैंड फ्रैंकलिन जो है साइंटिस्ट थे जो DNA एक्सरे डिफ्रेक्शन इमेज ऑफ DNA, जो DNA के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए एक्सरे डिफ्रेक्शन इमेज DNA की पे बात किया था। लिनस पॉलिंग जो है ये आपको केमिकल बॉन्ड पे, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड पे और मोलिकुलर बायोलॉजी पे वर्क के लिए फेमस है। तो ये सब चीज़ें याद रखेंगे का, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन नहीं पूछा है, बट पिछले बार कभी पूछा था कि DNA ऑप्शन में जेम्स वाटसन और फ्रैंसिस था, तो मैंने उसमें बताया था कि आपको ये जो है सो DNA डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किया था। ठीक है ना। दैट इज द बेनिफिट ऑफ एनालिसिस। 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेज फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ द मून। तो पूछ रहा है कि हाइट वाइट कुछ नहीं बताया शायद इसमें। हाँ, 2 ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मास सिर्फ डिफरेंट है और मून के सरफेस पे गिर रहा है, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन दोनों के अलग अलग होंगे। ठीक है। इनर्शिया में चेंज होगा, सेम वेलोसिटी होगा और सेम फोर्स जो है सो आपको ये करेगा। तो मान लेते हैं कि हमने हाइट वाइट तो दिया नहीं है, हाइट और टाइम भी नहीं दिया, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट जो है सेम हाइट से आपको सेम साथ में किया जाता होगा। ठीक है ना, गिराया गया था। तो फॉल फ्रीली अगर करेगा तो उसकी वेलोसिटी सेम होगी। मासेस डिफरेंट है, ठीक है ना, क्योंकि ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो दोनों ऑब्जेक्ट पे तो सेम ही लगेगा। तो मास कुछ भी हो, मास पे डिपेंड ही नहीं करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास कुछ भी होगा वो सेम ही होगा, है ना। तो डिफरेंट एक्सेलरेशन तो हो ही नहीं सकता इसमें। तो 2 ऑब्जेक्ट अगर डिफरेंट मास को एक कर रहे हैं तो वेलोसिटी जो है सो दोनों का सेम होगा। सो हैव सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाउ डू वेक्टर वैक्सीन वर्क टू प्रोवाइड। मैंने अभी बताया था कि WHO ने 2 वेक्टर वैक्सीन को बोला है, mRNA और एक वेक्टर। सो वेक्टर वैक्सीन क्या होता है, कैसे इम्यूनिटी को बढ़ाती है, 2 वैक्सीन पे क्वेश्चन पूछा है। सो वेक्टर वैक्सीन जो होता है वायरल जीन को, ठीक है ना, आपको डाला जाता है, जैसे बाय प्लेसिंग द वायरस इन ए मॉडिफाइड वर्सन ऑफ डिफरेंट वायरस, किसी दूसरे वर्सन के, हाँ, उसको आपको मॉडिफाई करके आपको डाला जाता है, दैट्स वो वेक्टर वैक्सीन हो जाता है। ठीक है ना। तो वो आपको इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट कर देता है। एक चीज़ हमेशा याद रखना,
जो समझ नहीं है उसको एक लाइन याद कर लेना। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हर सब्जेक्ट में आपको सब कुछ समझ में ही आना चाहिए और सब आता ही होगा। द प्रोसेस दैट कंटिन्यूअली एडेड न्यू क्रस्ट, नया क्रस्ट बनाता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग, हमने बहुत बार पढ़ा है इस चीज़ को, ठीक है ना। सी फ्लोर स्प्रेडिंग में नई क्रस्ट आपको बनती रहती है हमेशा, क्योंकि मिडिल ओशियन में जो है सो क्रस्ट डेवलप होती है और यहाँ से जाती है तो ये क्रस्ट बनाती है। तो ये जितना यहाँ पे जितनी इधर जाइएगा नया क्रस्ट होगा और फिर ये इधर इधर जाता रहता है ना, मूव करता रहता है, तो ये ओल्डर क्रस्ट हो, जितना इधर जाएगा वो सब ओल्डर क्रस्ट हो जाता है। द थ्योरी दैट स्टेट पीसेज ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर इन कॉन्स्टेंट स्लो मोशन ड्रिवन बाय मूवमेंट इन द मैंटल पे घूम रहा है, ये थ्योरी किसने कहा था, कौन सी थ्योरी है? थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है, थ्योरी ऑफ पैंजिया है, या थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स है? तो प्लेट टेक्टोनिक्स की जो थ्योरी है, जो आपको प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी है, उसमें ये बात की गई है कि मेंटल पे जो है सो प्लेट्स, डिफरेंट प्लेट्स जो है सो मूव कर रहे हैं। सो इट्स अ थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी किसने दिया था? वेगनर ने दिया था। वेगनर ने कब दिया था? 1912 में। सो इट्स नॉट अ प्लेट बाउंड्रीज, इट्स अ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कि मेंटल पे प्लेट्स जो है सो अर्थ क्रस्ट के मूव कर रहे हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज एक्सपेंडेड फ्रॉम द टर्म mRNA। देखिए 3 क्वेश्चन पूछ दिया इस पे। सो mRNA में m क्या है, यही पूछ रहा है ना, mRNA का फुल फॉर्म पूछ रहा है बेसिकली। सो m से तो मैसेंजर हो गया, m से मैसेंजर हो गया, तो आंसर तो यही हो गया। और RNA जो हो गया वो राइबोन्यूक्लिक एसिड होती है, ठीक है ना। तो बस हो गया, यही हमको याद रखना है mRNA, ठीक है, क्लियर। और अगर rRNA पूछेगा तो क्या बोलेंगे? ये राइबोसोमल RNA होता है। अगर tRNA बोलेगा तो बोलेंगे क्या? ये ट्रांसफर RNA होता है, ठीक है। बस हो गया, ये देख लेना आप अगर आपको देखना होगा तो। अगला हमारा क्वेश्चन है कि AC करंट प्रोड्यूस होती है किससे? सो AC करंट होता है चोक कॉइल से, डायनामो से, ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर जो होगा वो आपको AC सर्किट को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने में, वोल्टेज को बढ़ाने घटाने, है ना, स्टेप अप स्टेप डाउन वोल्टेज में काम करता है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर तो होगा नहीं, ठीक है ना। AC करंट जो है डायनामो जो होता है ना, जिसको अल्टरनेटर भी बोलते हैं, AC डायनामो को अल्टरनेटर भी बोलते हैं। तो ये जो है आपको AC डायनामो जो है वो आपको AC करंट अल्टरनेटर बना करती है। और चोक कॉइल जो होती है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज होता है, जो हाई फ्रीक्वेंसी की नॉइज़ को हटाने के लिए, हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज़ को हटाने की, फिल्टर करने के लिए आपको चोक कॉइल की यूज होती है। तो ये तो बेकार की क्वेश्चन है ना। तो समझ में आया, डायनामो जो है सो आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि करंट डेंसिटी क्या है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। I = JDS, ठीक है ना। सो करंट डेंसिटी, J जो होगा, J करंट डेंसिटी होगा विच इज अ वेक्टर करंट। ये I इलेक्ट्रिक करंट, J करंट डेंसिटी, मतलब J = I/A होता है। सो करंट डेंसिटी करंट बाय एरिया, सो विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकेशन इन मेडिकल केमिस्ट्री। मेडिकल केमिस्ट्री में आपको मेडिकेशंस की क्लासिफिकेशन के बारे में पूछ रहा है, क्या बेसिस होता है। तो अगर आप ड्रग्स को जो क्लासिफाई किया जाता है वो बहुत सारी वे है। तो उसमें एक होती है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। देन एक होता है, तो एक तो ये होता है, दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, ड्रग एक्शन के बेसिस पे। ये आपको NCERT की चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ड्रग एक्शन के। तीसरा जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी होती है। और चौथा होती है ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर टारगेट। तो ये 3 तो दिया ही हुआ है, मोलिकुलर टारगेट्स। अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन ये कि मेडिकल केमिस्ट्री में सबसे मोस्ट यूजफुल कौन सा क्लासिफिकेशन है, सबसे मोस्ट यूजफुल। तो सारे तो हैं ही। अब जैसे देखिए, अगर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट बोलेंगे तो इसमें क्या होता है, ये डॉक्टर के लिए फ़ायदे होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई प्रॉब्लम होगा, जैसे एनाल्जेसिस देंगे पेन किलिंग के लिए, एंटीसेप्टिक देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह के ग्रोथ के लिए, किल करने के लिए, ठीक है ना। तो इसमें जो सबसे ये होते हैं क्लासिफिकेशन, वो होते हैं मोलिकुलर टारगेट के बेस पे।
ठीक है, क्लियर। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है इसमें। आप ये देख सकते हैं पूरी, यू कैन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोलिकुलर टारगेट इज द मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन फॉर मेडिकल केमिस्ट। कौन से टारगेट मॉलिक्यूल्स किससे बने हुए हैं? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोज डाउन द रिएक्शन रेट को स्लो डाउन कौन सा कर देता है? कैटेलिटिक प्रोमोटर, होमोजेनस कैटलिस्ट, हेट्रोजेनस कैटलिस्ट। सो कैटेलिटिक प्रोमोटर जो होते हैं वो सब्सटेंस होते हैं जो इन्हेंस करते हैं। प्रमोट लिखा ना, उत्प्रेरक वर्धक, तो ये तो आपको क्या करेगा? एक्टिविटी, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देगा ना। तो कैटेलिटिक प्रोमोटर हो गया। एक होता है कैटेलिटिक, ये भी आज पढ़ लीजिए, कहीं पूछे क्वेश्चन, कैटेलिटिक पॉइजन्स। तो कैटेलिटिक प्रोमोटर जो होते हैं वो इन्हेंस कर देता है एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इन्वेस्ट कर देता है। कैटलिस्ट क्या होता है? जो रिएक्शन में भाग नहीं लेता है बट जरूरी होता है उसके लिए, तो दैट इज कैटलिस्ट। और कैटेलिटिक प्रोमोटर क्या होता है? कैटलिस्ट के एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, इन्हेंस कर देता है। और कैटेलिटिक पॉइजन जो होता है वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है। यहाँ तक सर कोई दिक्कत नहीं है। अब दो चीज़ें और है, एक है होमोजेनस कैटलिस्ट, एक है हेट्रोजेनस। ठीक है, सो होमोजेनस कैटलिस्ट क्या होगा और हेट्रोजेनस कैटलिस्ट क्या होगा? सो होमोजेनस कैटलिस्ट होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है ना, अगर रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट सेम फेज में होगा, जैसे माने दोनों लिक्विड में होगा या दोनों गैस में होगा, तो इसको बोलेंगे होमोजेनस। होमोजेनस कैटलिस्ट का मतलब क्या हो गया कि जिस रिएक्टेंट जो है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए अगर SO2O2 है, इसमें हमको चाहिए NO चाहिए, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड चाहिए, नाइट्रिक ऑक्साइड, तब हमें SO3 बनता है। तो SO2 क्या है? गैस है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है? गैस है। तो अगर रिएक्टेंट जो होगा और वैसा ही अगर जो है सो कैटलिस्ट होगा तो उसको बोलेंगे होमोजेनस कैटलिस्ट। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे काम देगा। हेट्रोजेनस कैटलिस्ट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि समझ में आ रहा है, ये सब कैटेलिटिक प्रोसेस है, रिएक्टेंट डिफरेंट फेज में होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कि SO2 बना रहा है SO3, लेकिन इसमें प्लूटोनियम है कैटलिस्ट, ये सॉलिड है और ये गैस है, मतलब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट के दोनों का फेज अलग है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजेनियस कैटलिटिक। आपको लग रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोज डाउन द रिएक्शन रेट, कौन सा स्लो करता है? सो तो ये आपको हो जाएगा कैटलिटिक पॉइजन हो जाएगा ना। सो नन ऑफ द अबव इज द आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये NCERT से ली हुई है। इनपुट एंड आउटपुट नर्व्स कहाँ मिलता है? सो इनपुट और आउटपुट नर्व्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मिलती है, ठीक है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 4 पार्ट होते हैं, वन इज द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व और न्यूरॉन्स, ठीक है ना। तो ये मिलते हैं बहुत सारे प्लेस पे मिलते हैं, है ना, स्पाइनल कॉर्ड में मिलते हैं, है ना। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ही, तो स्पाइनल कॉर्ड पे मिलते हैं इनपुट आउटपुट नर्वस, और इनपुट आउटपुट नर्व्स मिलते हैं स्पाइनल कॉर्ड पे, और स्पाइनल कॉर्ड इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लीवर में जाके, हार्ट में जाकर के इस समय नहीं मिलते हैं भाई, समझ में आ गया। इनपुट एंड आउटपुट नर्व्स मीट एट सेवरल प्लेसेज, particularly at the spinal cord. Spinal cord is the part of the central nervous system. Central nervous system के 4 पार्ट है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व एंड न्यूरॉन्स। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शिपव्रेक टूरिज्म, शिपव्रेक टूरिज्म अभी नाम था, शिपव्रेक इन इंडियन वाटर्स हैव बीन एक्सप्लोर्ड एट सुंची रीफ, अमीसोलाज एंड ग्रांडे द्वीप आइलैंड। वेयर आर दीज लोकेशन? ये सब कहाँ पे है भाई? तो पहले तो शिपव्रेक क्या है ये आप जान लीजिए। शिपव्रेक अगर आपसे पूछेगा तो शिपव्रेक जो है, शिपव्रेक है एक्सीडेंट है ना। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई शिप जा रही है, उसमें कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई पत्थर से टकरा गया, है ना, और वो डिस्ट्रॉय हो गया, टूट गया शिप जो है सो, और वो डूब गया, ठीक है। तो डूब गया तो क्या हो गया? सी के आपको पास में चला गया, मतलब कि रॉक से टकरा के या किसी भी कारण से डिस्ट्रॉय हो गया और डूब गया, ठीक है ना, मलबा हो गया। तो अब इसमें पूछ रहा है कि शिपव्रेक टूरिज्म, तो उसको देखने के लिए लोग नीचे जाएंगे समुद्र के तल में। शिपव्रेक टूरिज्म के संदर्भ में सूची रीफ, एमिसोल और ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया गया। तो कहीं पे अभी हमें हाल फिलहाल में मलबा मिला है, मतलब किसी टूटा हुआ आपको शिप का, शिपव्रेक मिला है। तो ये कहाँ मिला है? ये स्थान कहाँ है? ये 3 स्थान जो बताया है, सूची रीफ,
एमिसोल और ग्रांडे द्वीप। ठीक है, तो ये आपको मिले हैं गोवा वाटर में, सो ऑफ कोस्ट ऑफ गोवा में मिला है। ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है कि G20 मेंबर के बारे में है। सो G20 मेंबर में के बारे में है और पूछ रहा है कि 85% ऑफ ग्लोबल GDP को रिप्रेजेंट करता है, 50% ऑफ ग्लोबल ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है, 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है। तो बिल्कुल 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, अब तो और मेंबर्स ऐड हो गए। 85% ग्लोबल GDP है और 75% ग्लोबल ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है ना। अभी अफ्रीकन यूनियन को आपको इसमें शामिल किया गया है, तो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, है ना। सो आंसर जो हो जाएगा ओनली 1 और 3, 2 आंसर गलत है। तो बहुत बार हम लोगों ने पढ़ा था इसमें कौन कौन मेंबर है। ठीक है ना। रशिया वैगनर मर्सनरी ग्रुप के हेड कौन है? वैगनर ग्रुप के हेड कौन है ना। सो वैगनर ग्रुप जो है, इसमें कोई भी सही नहीं है, क्योंकि इसको PMC वैगनर भी बोलते हैं। PMC वैगनर ग्रुप है, ये रसिया की मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। ये प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है, है ना। वैगनर ग्रुप जो है प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है ना। तो ये क्या करते हैं, ये जो बनाया था, ये आपको बनाया था उनका नाम है प्रिगोजिन। ये पैवेल जी याद रखिए आप, पैवेल प्रिगोजिन ने बनाया था, फाउंड किया था। और पैवेल ने, इसके बाद एक और है उत्किन, याद रखिए आप, है ना, दिमित्री उत्किन है। तो ये दोनों मिल करके बनाया था। ये दे आर द स्पेशल फोर्स के ऑफिसर हुआ करते थे रशिया मिलिट्री में। तो इन्होंने प्राइवेट मिलिट्री आपको बनाया था। ठीक है ना। सो फाउंडर में प्रिगोजिन है। हाँ, नो इट्स नॉट पैवेल, इट्स अ प्रिगोजिन, सॉरी इट्स अ, देखिए 2 लोगों ने फाउंड किया था, आप समझिए प्राइवेट। ये दोनों जो है सो रशिया मिलिट्री में आपको स्पेशल ऑफिसर हुआ करते थे। इन्होंने आपको प्राइवेट मिलिट्री कंपनी खोली थी। तो उसमें कौन कौन थे? प्रिगोजिन, है ना, येवगनी प्रिगोजिन है ना, येवगनी। और ये थे दिमित्री उत्किन, ये इन्होंने फाउंड किया था। ठीक है। अभी हाल में अगर आपसे पूछ रहा है कि कौन से लीडर थे, अभी हाल में अगर लीडर हैं तो वो हैं पैवेल जी। कौन है? पैवेल प्रिगोजिन, है ना। सो पैवेल प्रिगोजिन जो है सो अभी लीडर है। तो कौन फाउंड किया है वैगनर ग्रुप? वैगनर ग्रुप को क्या बोलते हैं? ये सब चीज़ें ये न्यूज़ में है, युद्ध वगैरह होती है रशिया यूक्रेन में, उसके कारण से। द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये कौन रिलीज करता है? सो ये आपको करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आपको करती है जनरेट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहाँ पे है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बना था 1971 में, और ये हैं जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इनके और भी रिपोर्ट आती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के। एक आती है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ठीक है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, है ना, और ग्लोबल जेंडर गैप, ग्लोबल टूरिज्म एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही निकालती है। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्वीन एलिजाबेथ II ऑफ द यूनाइटेड किंगडम इज करेक्ट। यूनाइटेड किंगडम की क्वीन एलिजाबेथ II जो है उसके बारे में क्या है? तो अभी 2022 में वो डेथ की थी, इसलिए ये न्यूज में है। उन्होंने 70 वर्ष तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। बिल्कुल सही है, 70 वर्ष तक शासन किया और 96 वर्ष की उम्र में 1926 से 2022 तक। और शासन कब किया? 52 से 22 तक। ठीक है। अब इनके बाद कौन आ गया है? किंग चार्ल्स III 2022 से। अगला है डिफेंस एक्सपो जो 2022 में गुजरात में हुआ था, उसके थीम क्या है? तो 2024 का जो एक्सपो है उसका थीम आप याद रख लीजिए। 2024 का जो एक्सपो है उसका थीम है इंस्पायर लर्न इंगेज। इंस्पायर लर्न इंगेज, ये आपको ध्यान रखना है। 3 डे की सेलिब्रेशन होती है ना, थाडिंगुत महोत्सव। ये आपको किस देश में, थाडिंगुत महोत्सव किस देश में होता है? तो ये लाइटनिंग फेस्टिवल ऑफ म्यांमार है ना। ये आपको फुल मून डे पे होती है, है ना। और बर्मीज जो लूनर मंथ है ना, फुल मून डे ऑफ द बर्मीज लूनर मंथ ऑफ थाडिंगुत। ये थाडिंगुत जो होता है मेनली जो है सो अक्टूबर में पड़ता है, ठीक है। और इसमें
वशा सीजन का, है ना, कि वशा का बुद्धिस्ट शब्द का स्टार्टिंग होती है, ठीक है। और म्यांमार में एक और फेस्टिवल है, उसका नाम है थिंग्यान। थिंग्यान के बाद ये थिंग्यू थी जो है आपको सबसे फेमस है। 3 दिन तक होता है, फुल मून से 1 दिन पहले और फुल मून के 1 दिन बाद तक। बस इतना याद रखिए। व्हाइट हाउस के बारे में कुछ चीज़ें पूछ रहा है, चलिए बताइए व्हाइट हाउस कहाँ पे है। द एड्रेस ऑफ द व्हाइट हाउस इज 1800, बताइए। प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस का एड्रेस पूछ रहा है, क्या है? तो ये आपको 1600, है ना, पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है, वॉशिंगटन डीसी। ये आपको रेसिडेंस ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट है ना, 1800 ईस्वी में जो, ठीक है ना, हाँ, जॉन एडम के समय से, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो गलत हो गया, पहला गलत हो गया। देन इट इज द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ वर्क प्लेस ऑफ द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है। और नवंबर 1, 1800 जॉन एडम्स बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू टेक रेसिडेंस इन द बिल्डिंग, इसी बिल्डिंग में सबसे पहले। तो जॉन एडम की 1800 ईस्वी में, जॉन एडम से लेकर के अभी तक सब लोग इसी में रहते हैं। इट इज अ सिंबल ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी, बिल्कुल सही है, ठीक है। व्हाइट हाउस इज द सिंबल ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी बिकॉज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जो है सो इसेंशियल पार्ट ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का है। जैसे हमारे पार्लियामेंट का आपको लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का इसेंशियल पार्ट है यूएसए प्रेसिडेंट। नेट मीटरिंग क्या है? नेट मीटरिंग क्या होता है? ये न्यूज़ में हमेशा देखने को मिलता है। सो व्हाट इज द नेट मीटरिंग? अब आप समझिए, जैसे मान लीजिए नेट मीटरिंग मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आपने सोलर पैनल घर पे लगाया, ठीक है, सोलर पैनल लगाया, और सोलर पैनल जो है सो आपके घर पे एक मीटर लगी हुई है, ठीक है ना, मीटर लगी हुई है। अभी जो स्मार्ट मीटर बिहार में लग रही है उस तरह की मीटर है। अब सोलर प्लेन पे मान लीजिए एक दिन में आपने 10 यूनिट बिजली आपने जनरेट किया, ठीक है। तो ये इसको हम लोग क्या करेंगे, बाई डायरेक्शनल से कनेक्ट कर देंगे, जिससे हमको बिजली मिलेगा भी और इससे बिजली जा भी सकता है। क्लियर? अब 10 यूनिट में हमारा खर्चा 2 यूनिट है, तो हमारा जो 8 यूनिट है वो किसके चला जाएगा? एक्सेस एनर्जी कहाँ चला जाएगा? इलेक्ट्रिकल ग्रिड पे चला जाएगा। समझ में आया? जो हम होम पे होगा, नहीं तो आपको चला जाएगा किस पे? ग्रिड पे। सोलर से हमने जितनी एनर्जी यूनिट जनरेट की है, अगर मान लीजिए कि आपने 12 यूनिट जनरेट किए, 10 यूनिट है और 12 यूनिट आपका खर्चा है, तो आपको 2 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी वाला चला जाएगा। तो ये बिलिंग मैकेनिज्म है कि आपको जो है, जो एक्स्ट्रा होगा वो ग्रिड में चला जाएगा। और फिर जब आप मान लीजिए कभी 8 किए तो 2 बचा हुआ है, फिर 12 कर लिए, तो वो आपको बेनिफिट हो जाएगी। सो दिस इज द नेट मीटरिंग, अ बिलिंग मैकेनिज्म फॉर सोलर एनर्जी बाय कंज्यूमर्स फॉर द इलेक्ट्रिसिटी दे ऐड टू द ग्रिड। जो आप बेचते हैं उसकी बात है नेट मीटरिंग। तो ओवरऑल आपका सही हो जाएगा। जैसे कभी 2 यूनिट उठा, कभी 12 उठेगा, कभी 15 उठेगा, तो सब मेकअप कर गया, और हर दिन 10 जनरेट हो रहा है। कुछ कलर है और वो कौन से मिला हुआ है किससे, वो है मैजेंटा किससे मिला हुआ है, टील किससे मिला हुआ है, मौवे और स्यान। सो ये आपको पूछ रहा है। तो येलो और स्यान जो होता है, येलो और स्यान बराबर ग्रीन होता है, ठीक है। येलो और मैजेंटा इज इक्वल टू आपको होता है, येलो और मैजेंटा इज इक्वल टू रेड होता है, ठीक है। सो अगर आप इसमें ध्यान रखते हैं, ठीक है ना, एक चीज़ समझिए, इसमें मैजेंटा जो होगा, रेड और ब्लू मिलकर के आपको मैजेंटा बना देगा। रेड एंड ब्लू इज मैजेंटा, ठीक है। और जो स्यान की बात कर लेते हैं, रेड एंड ब्लू मैजेंटा बना देगा। और स्यान अगर बनाने की बात करें तो स्यान बनाने के लिए ग्रीन और ब्लू की ज़रूरत पड़ती है। ग्रीन और ब्लू ये आपको बना देगा स्यान, ग्रीन और ब्लू स्यान। तो ये इससे काम चल जाएगा क्या अपना? ए का 2 और डी का 1 नहीं चल रहा है काम, ये आपको ये है। और बी और सी का हम लोग को देखना है, ठीक है। तो इसमें से टिल और मोवे, ये जनरली टिल और मोवे नहीं पता होता है। तो टिल जो बनता है, टिल जो बनता है कलर, क्योंकि ये दोनों तो पता है, तो ए और बी में कन्फ्यूजन हो गया। टिल जो बनता है वो बनता है ब्लू, ग्रीन और वाइट से, और मोवे जो बनता है वो ब्लू, रेड एंड वाइट से बनता है।
आपको एक चीज़ मैं समझाता हूँ। देखो इसमें, देखिए ब्लू और ग्रीन को अगर मिलाएंगे, ठीक है, तो ये ब्लू और ग्रीन बनता है सियान। और ब्लू और ग्रीन में अगर हम लोग वाइट जोड़ दें तो ये बनता है टिल। उसी तरह रेड एंड ब्लू में रेड और ब्लू को अगर ऐड कर दे तो बनाएगा मैजेंटा, और मैजेंटा बनाएगा, मैजेंटा लाइन आप दिल्ली में देख रहे होंगे। और इसमें अगर वाइट को जोड़ दे तो ये बना जाएगा मौवे। तो रट सकते हैं आप, चाहे तो रट सकते हैं। और भी चीज़ें हैं, तो आंसर तो आपको पता है। अब एक चीज़ और है, येलो और सियान मिलके ग्रीन बनाता है, येलो मैजेंटा मिलके रेड बनाता है, और सियान और मैजेंटा मिलके ब्लू बनाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द डीप सी सबमर्सिबल दैट इम्प्लोडेड ड्यूरिंग द अंडर वाटर वोयेजेस टू द टाइटेनिक? जब हुआ था, टाइटेनिक जहाज जब फट गई थी यात्रा के दौरान, तो उस समय में, है ना, आपको पनडुब्बी कौन सा था? What is the name of the deep sea submersible that imploded during an underwater voyage to the Titanic wreckage? 18 जून 2023 को एक टाइटन करके, है ना, सबमर्सिबल है, ठीक है ना, तो वो टाइटन जो है सो, है ना, कहने का अर्थ है, आप समझिए इसमें, अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि जो टाइटेनिक के जो अवशेष हैं ना टूटे हुए, तो टाइटेनिक के जो अवशेष है उसके लिए एक सबमर्सिबल जो थे उसका नाम है टाइटन, वो जो है सो उसको ढूंढने गए थे, ठीक है ना। तो उसमें क्या हो गया कि वो फट गया था, ठीक है ना। तो ये पूछ रहे हैं उसका कौन सा सबमर्सिबल को भेजा गया था उसको खोजने के लिए, तो टाइटन है। ज़्यादा पीएचडी नहीं करना है, 2023 में किया था इसलिए न्यूज़ में है। कुछ फुटवेयर है, फुटवेयर की डिज़ाइन है, बताओ। एक क्वेश्चन तो गर्ल्स लोगों के लिए ऐसे ही अच्छा हो गया आंसर। फुटवेयर और फैशन एसेसरीज हैं, उसमें उसके डिस्क्रिप्शन पूछ रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। बेरेट क्या है? ये बेरेट जो होता है ना, हैट की होती है, एक प्रकार की टोपी होती है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हैरेट है, ठीक है ना, सॉरी बेरेट, ये बेरेट है। दूसरा क्या है? स्टिलेटोज। स्टिलेटोज जो है विमेन की फुटवेयर है, ठीक है। एविएटर्स क्या है? एविएटर्स जो है सो एक तरह की सनग्लास है। चिग्नोन जो है सो हेयर स्टाइल है। और ब्रॉग जो है वो मेंस फुटवेयर है। हाँ, मुझे एक भी नहीं पता था। बेरेट जो है ये आपको बेरेट है, हैट की टाइप है। ये है स्टिलेटोज, विमेंस की फुटवेयर है। एविएटर है, सनग्लास। ब्रॉग है, मेंस के फुटवेयर। और चिग्नॉन है, ये हेयर स्टाइल को चिग्नॉन बोलते हैं। अगला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया है? ये तो बकवास सा क्वेश्चन है ना। पूर्व राष्ट्रपति में कौन, ठीक है ना, तो उस समय ओबामा ने दिया था आपको, तो दैट इज ए न्यूज, ठीक है ना। और 6 जनवरी को अभी ट्रंप ने दिया था। अब बाइडेन का मानेंगे कि ट्रंप का मानेंगे, जो भी मानेंगे। अभी G20 में भी गए हैं, है ना, ब्राज़ील वाले में। तो देख लीजिएगा ये क्वेश्चन, है ना, ये उस समय के लिए था। खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? अब इसमें है फ्लशिंग मेडोज, ये फ्रेंच ओपन, वेनस रोजरवेयर डिस, वीनस रोजर वाटर डिस, रोलैंड गैरोस, ऑस्ट्रेलियन ओपन विमेन। क्वेश्चन है कि फ्लशिंग मेडोज जो है सो ये यूएस ओपन का साइट है, नॉट अ फ्रेंच ओपन। तो कौन सा सही है? तो ये फ्लशिंग मेडोज जो है एक साइट है, जगह है जहाँ पे यूएस ओपन खेली जाती है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद तो पहला तो हो गया गलत, पहला गलत होगा तो ये तो ऐसे ही गया, है ना। अब हमें बात करना है कि रोलैंड गैरोस के बारे में। तो रोलैंड गैरोस जो है सो ये फ्रेंच ओपन का साइट है। तो ये आप ज़्यादा से ज़्यादा पता रख सकते हो। अब वुमेन में और किसको जीता है वो आप क्या याद रखेंगे? ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन में कौन जीता है ना। तो ये आपको तीसरा भी गलत हो गया, तो बस 2 and 4 इज द आंसर। तो वीनस रोज वाटर डिश जो है, वीनस रोज वाटर डिश जो होगा ये विमेन सिंगल चैंपियन को, वीनस रोज वाटर डिश इज अवार्डेड टू द विमेन सिंगल चैंपियन एट द विंबलडन। विंबलडन में ये दिए जाते हैं, कहाँ पे दिए जाते हैं? विंबलडन में। और
ये आपको डाफने अकुस्ट मेमोरियल कप, डाफने अकुस्ट मेमोरियल कप जो है सो ये आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन वीमेन में दिए जाते हैं। तो बिल्कुल ये सही है, दोनों अवार्ड है और दोनों ट्रॉफी है ना। और ये दोनों जो है सो आपको साइट की बात किया है, किस साइट पे है। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ कंप्लीटेड द मदर टंग सर्वे, ये हम लोगों ने पिछले क्लास में भी पढ़ा था कि ये आपको 576 जो है सो आपको लैंग्वेज है मदर टंग। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द स्टेट लेवल कमेटी फॉर वल्चर कंजर्वेशन, और उन्होंने बोला है कि नेशनल एक्शन प्लान होना चाहिए इसको वल्चर को कंट्रोल करने के लिए। सो तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है सो वल्चर स्टेट लेवल कमेटी बनाई है वल्चर कंजर्वेशन पे, ठीक है ना। और इन्होंने 2025 तक वल्चर कंजर्वेशन करने के लिए एक्शन प्लान बनाई हुई है। एक 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुआ, 10 कैप्टिव ब्रेड एशियन गैंड टोर्टोइज, वन ऑफ द लार्जेस्ट टोर्टोइज स्पीसीज द मेनलैंड एशिया वे रिसेंटली रिलीज इनटू द विच नेशनल, किस नेशनल पार्क में 10 कछुए को छोड़ा गया है, ये पूछ रहा है आपसे। ये छोड़ा गया है पेरियार में या पेंच में या कंचनजंगा में, खांचनडोंगा या नतांगी में। अच्छा ये बात देखिए, नतांगी जो है वो आपको वहाँ पे छोड़ा गया है, यहाँ पे ये आपको नतांगी नेशनल पार्क जो है ये है नागालैंड में है, ठीक है ना। ये कहाँ पे है, सिक्किम में है, ठीक है। और पेरियार कहाँ पे है, केरला में है। ये मिक्स्ड हेरिटेज साइट भी है, पता है आपको, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मिक्स्ड हेरिटेज में एक ही है, वो ये है, 2016 में इसको बनाया गया था। बस इतनी याद रख लीजिए, काम खत्म हो जाएगी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया, ये कौन कर सकता है, आप लोग अनुमान लगाइए। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रूस, किसने किया है, किसने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न घोषित किसने किया है। तो हमेशा चाइना बोलता है कि नहीं है, अभी हाल में एक देश ने कहा है कि नहीं अरुणाचल प्रदेश जो है सो आपको भारत का अंग है, और ये जर्मनी ने कहा है। जर्मनी ने स्टेटमेंट दिया था कि नहीं जर्मनी ने तो बोला था, जर्मनी ने 2022 में बोला था। रिसेंटली आपको यूएसए ने बोला है, यूएसए ने रिसेंटली आपको बोला है जुलाई 2023 में कि अरुणाचल प्रदेश इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और चाइना जो अटेम्प्ट कर रहा है, चाइना को उस रीजन में स्टेटस को मेंटेन करना चाहिए। सो यूएस ने आपको फिर से बोला था कि हम चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश जो है सो भारत का अभिन्न अंग है। जर्मनी 2022 में बोला था, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के रुद्राक्ष बाला साहब पाटिल ने, इंडियाज रुद्राक्ष बाला साहब पाटिल ने काहिरा में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में रुद्राक्ष बाला साहब पाटिल पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है, ये उस समय का था, है ना। सो इंडिया रुद्राक्ष बाला साहब पाटिल वोन गोल्ड मेडल मेंस 10 मीटर में राइफल में कायरो में हुआ था, तो गोल्ड मेडल जीती थी। बस यही है। अभी 2024 का याद रखिए ना, 2024 में जो शूटिंग ISSF वर्ल्ड कप हुआ है उसमें 10 मीटर में कौन जीता है वो देख लीजिए। इंडिया की सरबजीत सिंह ने आपको जीता है। तो आपको जब मैं पहले बता रहा था ISSF उस समय मैंने बताया था कि अभी वाला याद रखो, ठीक है ना। तो अगर उस समय अगर आप तैयारी किए होते और 2023 का याद किए होते तो इस क्वेश्चन को बना लेते ना। इसीलिए प्रीवियस ईयर को अच्छे से करना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी है 2020 में, क्रिस गेट्स से वोकेशनल एजुकेशन कौन से क्लास के बाद से आपको पढ़ाने के लिए बोला गया है। तो 6ठे क्लास के बाद वोकेशनल पे आपको पढ़ाने की बात की गई हुई है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन and believe you can and you are halfway there. This is the quote of the day that believe you can, आप कर सकते हो, और आप ये सोच लिए तो आप समझिए कि आधा रास्ता तो तय कर लिए। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल pyq_pedia फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। अगेन थैंक यू।